नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ कहाँ है? हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। प्रदीप जी बिल्कुल सर। चलिए, कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री वो तो अभी चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पे लोग हैं। सुना है डीके शिव कुमार साहब आए फिर चले गए, फिर अभी सीतारमैया साहब वहाँ पर हैं। लगे ऐसा रहा है, जो खबरें आ रही उसके मुताबिक तो सीतारमैया साहब ही बनेंगे शायद मुख्यमंत्री, मुझे ऐसा लगता है। जनरल फेवर द वे जिस प्रकार से डिस्कशन सवेरे से जो डेवलपमेंट्स हो गए, डीके शिव कुमार लुक लाइक एवरीथिंग इज लॉस्ट एंड द वे ही वाज रिप्लाइंग टू ऑल क्वेरीज, ही वाज थका हुआ, yawning. I mean, this kind of thing. We never saw DK Shiv Kumar behave like this when he was canvassing for the Congress, moving Yes. across the state of Karnataka, asking for votes for the people, campaigning for the Congress. He was full of energy, dashing and confidence, right red on the face. But now it looks to me slightly dejected. He talks. Yeah, but that is also because of the fact that he suddenly realizes that whereas the people might be with him, but most of the MLAs are with Siddharamaiah. सुनने में यह आया है कि जो इंटरनल वोटिंग जो हुई है, सीक्रेट बैलेट वोटिंग जो हुई है, उसमें तकरीबन 80% MLAs have actually voted for Siddharamaiah to be the chief minister. And in front of that, I don't think Mallikarjun Kharge or anybody in the Congress will be able to impose Siddharamaiah on the MLAs, or sorry, impose DK Shiv Kumar on the MLAs. But there's hardly both of them can do anything. I mean, whatever decision the central command imposes after with discussions, it has to be. I don't think you can pull something out of the rabbit because the people have voted for the Congress. The people have voted for not only for local leaders but also for the Congress, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. That's right, and Priyanka Gandhi. Don't forget. Bilkul, sir. So and Bharat Jodo Yatra. So I don't think BJP can yes. have Operation Lotus over there and survive. So let's ask our friend Mr. Ganesh Kankar. Ganesh Kankar साहब भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। गणेश कानकर साहब नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सर तो आप जेडीएस ने आपको धोखा दे दिया सर। मैं तो ऐसे नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने यही कहा था कि जेडीएस का बहुत बड़ा रोल रहेगा। जेडीएस का रोल रहा, बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने अपनी सारी भूमिका कांग्रेस को दे दी। ये रोल रहा उनका। पूरे मुसलमान वोट नौछावर कर दिए, बोले पूरे मुसलमान वोट आपका कांग्रेस के। यस, अमेजिंग। राजीव जी। जी सर। शायद मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूँ जी, लेकिन याद कीजिए कर्नाटक के चुनाव के 10-15 दिन पहले आपने मुझसे पूछा था। जी पूछा था। तब मैंने आपसे ये कहा था, उस समय जेडीएस की भूमिका के बारे में किसी चैनल पे कोई बात नहीं हो रही थी। जी। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने कुछ अलग बहुत बड़ा कहा इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बट कीप इन माइंड मैंने पहली बार आपसे कहा था कि इस चुनाव में जेडीएस का रोल बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है जी। और आखिर में वही हुआ सर। जी। हम तो स्टेबल रहे, भारतीय जनता पार्टी उसी स्थान पर रही, वी आर स्टेबल, बट जेडीएस के वोट जो खसके जी, वो सीधे चले गए कांग्रेस के पाले में। That's right. जेडीएस का नुकसान, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो वोट शेयर बढ़ने के कारण कांग्रेस की सीटें बढ़ गई, जो आज हमको रिजल्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। तो यही जेडीएस 25-30 सीट के आसपास जो हमेशा रहती थी, वो यदि इस बार रहती, वही वोट ऑफ परसेंटेज 35-36 कांग्रेस हम साथ में रहते, तो यही रिजल्ट आपको शायद ऐसे दिखाई देता कि भारतीय जनता पार्टी 100 के आसपास है, कांग्रेस 80-85 के आसपास है और जेडीएस 25 से 30-35 के बीच में है। यानी हंग असेंबली पूरी स्थिति हो जाती, लेकिन जो परसेंटेज शिफ्ट हो गए वहां पर, उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार वहां पर आ गई। दुरुस्त बात है। So which means that a consolidation, ये कहा जा रहा है, एक अटकलें लगाई जा रही हैं, that there was a consolidation of the minority vote against you. सुनने में ये आया। Definitely.
बट व्हाई इज Definitely, दैट sir. सर, बट व्हाई इज दैट गणेश खानकर साहब, व्हाई इज दैट? इसके बावजूद चलिए ठीक है, रिजर्वेशन कैंसिल किया गया, 4% का रिजर्वेशन कैंसिल किया गया, मतलब बात की गई उसके बारे में, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, लेकिन क्या उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि सारा मुसलमान वोट जो है वो पूरा का पूरा कांग्रेस की तरफ चला गया? सर देखिए, ऐसा है कि अभी ये जो चुनाव है ये असेंबली का चुनाव था जी और दूसरी बात देखिए इसमें ऐसा है कि कर्नाटक में हम लोग हारे इसका चिंतन तो हम कर ही रहे, जी लेकिन मुझे जो लगता है कि देश भर में एक जो इस समय नेगेटिविटी का वातावरण तैयार किया जा रहा है उसका कर्नाटक में हमें नुकसान हुआ। यस, जी। वी एक्सेप्ट दैट, हम इस बात को मानते हैं। आज सवेरे यदि आप राजीव जी आज के सारे न्यूज़पेपर या सारे न्यूज पर आप जाएंगे तो देश में महंगाई की दर ये 0.9% पर आ चुकी है। जी देश में महंगाई की कोई चर्चा नहीं हो रही है। वी आर ऑन द टॉप लिस्ट। देश में बिजली की खपत आज इतनी ज्यादा है, इससे पहले हिंदुस्तान में इतनी बिजली की खपत कहीं पर भी नहीं थी। इट मीन्स हम लोग इंडस्ट्री के रूप में ग्रो होते जा रहे, बिजली की खपत बढ़ते जा रही है। अब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई राजनीतिक दल कर्नाटक के चुनाव के बाद में चर्चा नहीं कर रहे। ये निगेटिविटी जो हुई उसका इफेक्ट हमको मिला। यस, हम लोग कह रहे थे, लोगों के सामने कुछ पॉजिटिव बातें रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम रख नहीं पाए। इस बात को हमें स्वीकारना पड़ेगा। ना महंगाई की मार आज है, ना बेरोजगारी के लिए कोई बात कर रहा है। उस दिन के बाद ये सारा बंद हुआ है, कोई बात नहीं कर रहा है। जी, इसका मतलब ये हुआ कि परहैप्स भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व था है, नेतृत्व वही है कर्नाटक में, उनको शायद ये होता हुआ दिखा नहीं। इसका मतलब ये हुआ, ये मिस हो गया गणेश खानकर साहब। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देखिए साहब, वोट ऑफ परसेंटेज में आप देखेंगे तो इस बार कांग्रेस को अराउंड 42% वोट्स मिले हैं। जी भारतीय जनता पार्टी के वोट 36% थे, वो वहीं पर रहे। जी गए बार जो जेडीएस को 18% वोट मिले थे, जबकि इस बार जेडीएस 13.4 पे आ गई है। जी, सीधा सीधा 5% का ऑलमोस्ट 6%। यस। अब ये जब मैं आपसे राजीव जी बहस कर रहा था तभी मैंने उस समय एक बात कही थी। देखिए, ऐसा है कि गांव देहातों में जेडीएस जो एक पार्टी है, जी वहां किसानों और गौड़ा समाज जो है, जी वो कलिंगा समाज और ये ऐसे कुछ एक बेल्ट है जहां पर जेडीएस का आज भी वजूद है। उनकी अच्छी खासी ताकत है, उनके 20, 25, 30 एमएलए चुनकर आते हैं। इसका मतलब वो अपनी साख बनाकर आज भी वहीं पर है। लेकिन इस बार मुस्लिम वोटर्स, जो किसान जो जेडीएस के साथ होते थे, वो पूरी तरह से उन्होंने स्विंग करके ये सारे के सारे वोट उन्होंने कांग्रेस के पाले में डाल दिए। देखिए, जिस दिन चुनाव के नतीजे आए उस दिन शाम को 5:30, 6 बजे की वहां की उलेमा जो संस्था है, उन्होंने जाहिर रूप से प्रेस लेकर ये कांग्रेस को कहा कि आपके मंत्रिमंडल में 5 से 6 मुस्लिम विधायक मंत्री बनने ही चाहिए और उपमुख्य डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट ये हमें मिले। ये मांग उन्होंने उस दिन रखी जी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपने हमसे वादा किया था कि यदि हम सपोर्ट करते हैं तो आप हमारी मांगों को मानेंगे, तो हमारी मांगे हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, ये सीधी तरह से ध्रुवीकरण है और मुझे लगता है कि मैं कर्नाटक के चुनाव को, भले हम इस चुनाव में हम हार गए, जी लेकिन इस चुनाव को मैं भविष्य की राजनीति की दृष्टि से सकारात्मकता से लेता हूं कि देश की जनता को यह सबक मिलेगा कि आज भी देश में यह ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है। ध्रुवीकरण की राजनीति से ममता बनर्जी वहां पर जीती, ध्रुवीकरण की राजनीति से कर्नाटक में आज कांग्रेस जीती। लेकिन देखिए, गणेश मैं खानकर जीत का साहब, अभिनंदन करता हूं, गणेश मैं उन्हें जीत जी। की बधाई जरूर दूंगा। जी। हारने के बाद मुझे कोई कारण नहीं होती, हम ईवीएम खराब था या पैसे का हम नहीं, आप कुछ ईवीएम की कहेंगे। कोई बात नहीं करेगा। अरे आप ईवीएम क्या है, अब तो ईवीएम बेस्ट मशीन है साहब, क्या बात कर रहे हो, छोड़ो ना। नहीं राजीव जी, इसलिए मैंने कहा कि हार हार होती है, हमने स्वीकार की। जी। यस,
वी हैव लॉस्ट कर्नाटका इलेक्शंस, यस डेफिनेटली हम एक्सेप्ट करते हैं, अब उसमें कोई वजह नहीं होती। तो सर उसमें लेकिन हम क्यों हारे? क्योंकि राजू जी, अंत में इतना ही कहूंगा, जी। जो सारे उम्मीदवार जीते हैं थम मेजोरिटी से, लक्ष्मण सावदी जो हमें छोड़कर चले गए कांग्रेस जी, में, जी, जी। वो अराउंड 70,000 वोट के मार्जिन से जीते। लेकिन 5 से 10,000 के मार्जिन में, 5 से 8,000 के मार्जिन में जीतने वाले उम्मीदवारों की यदि आपने लिस्ट देखी तो आपके ध्यान में आएगा ये 6% के वोटिंग के स्विंग ने कितने बड़ा चेंज किया है रिजल्ट में। सर यहाँ पर एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ सर, सॉरी प्रदीप, सॉरी, आपने कहा ध्रुवीकरण, लेकिन सर ध्रुवीकरण तो आपने किया, आपने भी तो किया ध्रुवीकरण। आखिरकार आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा कि आपको कांग्रेस को सजा कैसे देनी है, कमल के ऊपर बटन दबाइए और जय बजरंगबली बोलिए, हर जगह पे जय बजरंगबली, हर जगह पे हनुमान चालीसा। सर वो भी तो ध्रुवीकरण है, हिंदू कंसोलिडेशन करने की आपने भी तो कोशिश करी है, तो यही क्रिटिसिज्म आपके खिलाफ भी जाता है। तो उनका ध्रुवीकरण जो है वो सफल हो गया, भारतीय जनता पार्टी का ध्रुवीकरण पहली बार असफल हुआ। सर राजीव जी, आपकी इस बात में आधी सच्चाई है और आधी सच्चाई नहीं है जी। कर्नाटक में बजरंग दल पर बंदी लाने की बात ये कांग्रेस ने की थी, हमने तो नहीं की थी। जी की थी। दूसरी बात, पूरे देश में बजरंग दल के लोग हथियार लेकर रास्ते पर उतरे और दंगा हुआ है, आज तक का ये इतिहास है क्या? आज तक का इतिहास है ये कि बजरंग दल के लोग रास्ते पर तलवार लेकर घूम रहे या कोई घोषणाएं दे रहे या कहीं पर उन्होंने बम ब्लास्ट किया हो या कहीं पर उन्होंने किसी को मारा हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है जी, करेक्ट है। मेरा इतना ही कहना है, उस संगठन पर यदि कोई बंदी लाने की बात करता है तो स्वाभाविक रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश में रहने वाले 80%, 85%, 85% आप कहिए, 85% जनता का यदि कोई समर्थन चाहता होगा तो उसमें हमने गलत क्या किया है? हमने क्या गलत किया है? अब आप सोचिए कि एक सपोर्ट देने के बाद उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कांग्रेस ने हमसे वादा किया था कि हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप मिलेगी और 5 मिनिस्टर हमारे बनेंगे। बट गणेश जी, ये फेनोमेनन सब जगह होने वाला है। मुस्लिम पोलराइजेशन फॉर कांग्रेस is going to happen, and you have to accept that this is going to happen everywhere. They are going to only vote for that particular party which can defeat the BJP. And as on today, in states like Karnataka, Maharashtra, अलग-अलग जगह पर Congress is the only party that can actually take on the BJP. So you're going to see a phenomenon all over India that entire Muslim votes, one-sided, is going to be with the Congress. That is 14 to 20%. ये challenge आपको मानकर चलना पड़ेगा गणेश जी। नहीं, मैंने नंबियार जी थोड़ा याद कीजिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारी 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है जी। हमने तैयारी शुरू की है। हमें इस बात का पूरा अंदाजा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल में इस देश में आने के बाद, नंबियार जी, हम इकोनॉमिकली, अर्थव्यवस्था के रूप में पूरे विश्व में हम 11वें नंबर पे थे, आज हम 5वें नंबर पे है। शायद आने वाले 2-3 सालों में हम 3रे नंबर पे जाने की तैयारी में है। हमने इतनी बड़ी छलांग लगाई है। अब आप सोचिए, जो ताकत हमारी बन रही है जी, हमारे कुछ वेपन्स आज पूरी दुनिया हमसे खरीद रही है सर। हमारे वेपन्स आज दुनिया हमसे खरीद रही है। छोटे छोटे जो देश, कंट्रीज, वो अपने सैटेलाइट्स हमारी धरती से छोड़ना चाहते हैं। सर छोटे कंट्रीज नहीं सर, क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा मत कहिए, मुझे आपको यहां रोकना पड़ेगा सर। सर इंडिया, इसरो ने यूएसए के सैटेलाइट, यूएस गवर्नमेंट सैटेलाइट्स, यूरोपियन यूनियन के सैटेलाइट्स, वो इसरो ने स्पेस में, अंतरिक्ष में भेजे हैं सर। क्या आप छोटे छोटे देश की बात कर रहे हैं? इवन द यूनाइटेड स्टेट्स is utilizing ISRO to send its satellites in space. Sir, please. Sorry, बोलिए सर। नहीं, आपकी बात, राजीव जी, आपकी बात सही है। आपने मेरा उत्साह बढ़ा, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको आभार भी करता हूँ। लेकिन मैं जब सबका उत्साह बढ़ा है, अकेले आपका नहीं है, सबका उत्साह बढ़ा है सर। तो
मैं इस बात को पॉजिटिवली लेता हूँ राजीव जी जी कि पूरी दुनिया में जिस तरह की राजनीति चलती है, जी ये सारे देश, कोई एक दूसरे का दोस्त नहीं होता है, कोई किसी का हमदर्द दुनिया में नहीं होता है। यहाँ गिव एंड टेक पॉलिसी चलती है। जी आपको लोग डरेंगे, यूएसए से लोग डरते थे, तब तक यूएसए की दादागिरी चलती थी। जी जब तक लोग रशिया से डरते थे, एक पूरे दुनिया का एक गुट ये रशिया के साथ में था। आज यूक्रेन की लड़ाई के साथ रशिया की मजबूरी और रशिया की ताकत अब दुनिया को पता चल गई है। धीरे धीरे रशिया के पाले से लोग, पूरे देश निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए, भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है। भारत एक ऐसा देश है जो रशिया और यूएस को छोड़कर तीसरी ताकत बनकर उभर रहा है। कुछ लोगों को ये अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी के साथ में चाइना ये जरा भी नहीं चाहेगी कि भारत, ये अमेरिका के साथ में कोई एक तीसरा देश हमारे सामने खड़ा हो। उनकी अर्थव्यवस्था के लिए पूरी दुनिया में यदि कहीं पर खतरा है, बाय पॉपुलेशन, बाय योर वर्किंग हैंड और आपके स्किल के माध्यम से, तो वो दुनिया में भारत की चिंता है। चाइना को भारत की चिंता है। और मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि ये सारा होगा। दुनिया में ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। देखिए, ये सब होगा। पूरे देश में एक तरह से एक पोलराइजेशन जो आप बात कर रहे साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार न आए, इसीलिए बहुत सारे प्रयास होंगे जो इस देश के भीतर से होंगे और इस देश के बाहर से भी होंगे। गणेश जी एक मिनट, ये ना प्राइम मिनिस्टर जो पार्लियामेंट में इतना उत्साह से बोले थे कि पीएम किसान 11 करोड़ और हाउसेस 3 करोड़, गैस फ्री 9 करोड़ लोगों को, टॉयलेट्स 11 करोड़ लोगों को, आयुष्मान 2 करोड़, नल से जल हर घर। तो why did the people, because we need to know why did the people of Karnataka not accept that, because ये पूरा poor schemes है, लोग गरीब लोगों के लिए स्कीम थे, and Karnataka people accepted Rahul Gandhi's schemes like double engine, 40% सरकार, 200 यूनिट फ्री, 2000 रुपया महिला हेड को, 10 किलो चावल, ग्रेजुएट को 3000। तो why because मोदी साहब ने इतना सब कुछ किया है, why is it that the BJP could not tell the people, लोगों के दिमाग में डाल नहीं पाए ये सब? नहीं नम्बियार जी, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन ये यदि बात होती, लोग हमसे नाराज होते, तो हमारा वोटिंग परसेंटेज जो गए बार था उसमें से 2-4% तो कम होते नम्बियार जी, ये मैं मान लेता हूं। और दूसरी बात को, एक बात को आपको ध्यान में रखना होगा, कर्नाटका हैज एक रिपीट सरकार करने की उनकी परंपरा नहीं है साहब। हर 5 साल में वहां पर सरकार बदलती है। पूरे भारत में ऐसे कई स्टेट्स है जहां पर सरकार बदलना तय है। वो इस बार उन्होंने हमारे साथ किया, लेकिन फिर भी मैंने वैसे ही कहा कि कांग्रेस का अभिनंदन करते समय इस बात को मैं भी अपने लिए ध्यान में रखूंगा कि हमारी वोटिंग परसेंटेज में कहीं पर भी कमी नहीं आई। लोगों ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। यदि जेडीएस का वोट परसेंटेज कम नहीं होता तो आज का निर्णय कुछ अलग होता। इसलिए मैंने पहले कहा कि हम कहां पर हारे हैं, तो हम हारे जो ट्रायंगुलर फाइट थी वहां पर, जो एक मुस्लिम ध्रुवीकरण कांग्रेस के समर्थन में हुआ, वहां पर हम चुनाव हारे। ये असलियत है। दूसरी बात, कई स्टेट्स, यानी मैं फिर एक राजस्थान का नाम लूंगा, हिमाचल प्रदेश है, उसमें कर्नाटक है, कि यहाँ पर बड़ी हिस्ट्री है। 1970s के बाद में यहाँ कभी भी एक सरकार दोबारा चुनकर नहीं आई। आज हम भी उसमें शामिल हो गए, इतना ही मैं कहूंगा उसके बारे में। जी, लेकिन इसका प्रभाव महाराष्ट्र पर भी पड़ने वाला है सर, मध्य प्रदेश पर भी पड़ेगा, इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा, ये होने वाला है। फिर आप क्या करेंगे सर? देखिए राजीव जी, आपकी बात को मैं दूसरे एंगल से सोचूं तो देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति और कर्नाटक की राजनीति में बड़ा अंतर है जी। कर्नाटक की राजनीति ये हमेशा 2 दल और जेडीएस इज द शैडो पार्टी जी, ये आपके प्रमुखता से कंटेस्टमेंट में नहीं होती, लेकिन 2 दलों के बीच की लड़ाई होती है। जबकि आज की स्थिति महाराष्ट्र में ऐसी है कि आज भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा दल है। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद में 123 और इस बार 105
देखिए हम 100 के ऊपर है 2 लगातार चुनाव में, जबकि 1999 के बाद कोई भी दल महाराष्ट्र में 100 के आंकड़े को नहीं छू पाया। सबसे बड़ा आंकड़ा था 78 एंड 72, जो कांग्रेस और एनसीपी ने बाद में छुए थे, फिर दोनों में 1 सीट का अंतर था, लेकिन कोई भी दल 100 का आंकड़ा नहीं छू पाया। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 चुनाव, जबकि 14 में हम अलग चुनाव लड़े थे, 19 में हमने अपनी जीती हुई कई सीट्स अलायंस बरकरार रखने के लिए शिवसेना को दी। जी यानी आप सोचिए 2014 में हम सारी सीटें लड़कर 123 जीते थे। इस बार हम तो 160 के नीचे 160 तक चुनाव के लिए हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जबकि उसके बाद भी हम 105 सीटें जीते। यानी हमारे 100 का आंकड़ा राजीव जी हमने बरकरार रखा है। अब ये बचे हुए 3 दल जो है आपके सामने दिखाई देते हैं, कांग्रेस है, एनसीपी है, उसके बाद में फिर उद्धव ठाकरे जी की पार्टी बचती है और शिवसेना शिंदे गुट। तो शिंदे गुट आज हमारे साथ आ चुका है, जबकि तीनों लोग हैं। तो राजीव जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लोग एक दूसरे के भीतर कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, इसके लिए जो लड़ाई आप देखेंगे, जिसकी आज आप कल्पना नहीं कर पा रहे। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। महाड़ में जो स्नेहल जगताप जी है, जिन्होंने शिवसेना के उद्धव गट में प्रवेश किया है, वे वहां पर माणिकराव जगताप जो एमएलए रह चुके हैं, उनकी स्नुषा है, बराबर है जी। अब आप सोचिए, अब उनके परिवार से माफ कीजिए, मैंने कहा वो उनके परिवार से कोई यदि शिवसेना में जाता है, तो नाना पटोले जी ने सीधे सीधे कहा कि महाड़ की जगह ये कांग्रेस की है और अलायंस में ये सीट कांग्रेस ही लड़ेगी, शिवसेना को देने का इसमें कोई संबंध नहीं आता है। अब जब ये चुनाव जब होंगे, ये प्रेशर टैक्टिक्स भी होता है राजनीति में, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो उस समय ये तीनों दल क्या करेंगे। देखिए एनसीपी ये अपने आप को वेस्टर्न बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र यानी पूना, सातारा, अहमदनगर, नासिक, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, इस बेल्ट में वो शिवसेना और कांग्रेस को घुसने नहीं देगी, जबकि विदर्भ में कांग्रेस इनको घुसने नहीं देगी। रहा कोकण का विषय, तो शिवसेना वहां आपको अकेली नजर आएगी। ये मैं आज आपको फ्यूचर बता रहा हूं। जो अलायंस में लड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो सीटें 2014 और 19 में ये एक दूसरे से जीते थे, एक दूसरे के खिलाफ थे, जहां 1 नंबर 2 नंबर की लड़ाई थी, जब ये तीनों साथ में बैठेंगे तो उसका बंटवारा ये कैसे करने वाले, ये तो उस समय आप देखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र में हम इसकी चिंता नहीं करते, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। Ganesh ji, but how do you see Rahul Gandhi? Indian National Congress is presenting redefined Rahul Gandhi. बीजेपी, आप लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, आज इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सेइंग ही इज द वाइब्रेंट राहुल गांधी, इज इनविजिबल, कॉन्फिडेंट, अनस्टॉपेबल। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटका में सफल दिलाया और बाकी राज्यों में भी ऐसे ही होने वाले। 2024 में पहले ममता नाराज थी, आज ममता सेज दैट वी विल टॉक टू द कांग्रेस, वी आर रेडी टू टॉक टू द कांग्रेस, बट कांग्रेस हैज टू कम डाउन। जो नाना बोल रहे थे, धीरे धीरे कर्नाटका रिजल्ट्स के बाद जुड़ रहे हैं सर। 2024 is going to be a challenge, sir. Do you think or not? Yes, we are ready, sir. I have already stated you कि हम 2024 की लड़ाई के लिए तैयार है, और मैंने आपको अभी कहा भी कि देश के भीतर और देश के बाहर बहुत सारे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। मैंने इसको आपको पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, मैंने कहा कि वह गिव एंड टेक पॉलिसी चलती है, बात किसी से किसी को प्यार नहीं होता है सर, मैंने वो भी आपको बताया। और आपने राहुल गांधी जी जो कहा, यस आई एग्री, ही इज वेरी वाइब्रेंट लीडर, बट फॉर द नेक्स्ट 10 days he will be vibrant in USA। वो क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सर, किसी को पता नहीं है। आपको पता होगा तो नंबियार जी आप भी ढूंढ लीजिए। जिसको कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रेजेंट करना चाहती है, वे कभी 50 दिन देश के बाहर होते हैं, कभी वो 15 दिन की छुट्टी पर जाते हैं, कभी वे चाइना के डेलीगेट के साथ में अचानक से कई फोटो में नजर आते हैं। साहब ये राहुल गांधी जी जानते हैं, ये कांग्रेस के लोग तय करें, वे उनके नेता है,
उनके बारे में ज्यादा बोलने का अधिकार मेरे पास नहीं है। लेकिन आपने जो कहा, मैं इस बात को मानता हूँ कि राहुल गांधी जी ज्यादा ही वाइब्रेंट हो चुके हैं, इसलिए उनका भी अभिनंदन हमने करना चाहिए। लेकिन गणेश खानकर साहब, एक छोटा सवाल आपसे, सवाल थोड़ा सा टेढ़ा सा है, लेकिन फिर भी पूछना मेरा फर्ज बनता है। सर, 2014 से लेकर के आज तक अगर हम देखें, 2014 टिल 2023, नाउ एंड आई हियर आई एम ब्रिंगिंग दिस पार्ट अगेन, ये चीज़ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि मैं 1981 से जर्नलिज्म में हूँ, 1981 से आज तक। सर, मैंने आज तक कभी पूरे हिंदुस्तान में इतनी कम कम्युनल वायलेंस नहीं देखी है। आज तक ये जो 9 साल का जो पीरियड है ना, इतनी शांति मैंने कभी नहीं देखी है। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू। अदरवाइज आई हैव कवर्ड प्रैक्टिकली एवरी राइट barring the Moradabad riot in 1980-81 in India. सर, कोई साल ऐसा नहीं जाता था जहां पर बहुत बड़ा दंगा नहीं होता था, भले वो भागलपुर हो, हाशिमपुरा मलियाना हो, 1984 के एंटी सिख राइट्स हों, कुछ भी हो। पहली बार ऐसा हुआ है। तो राइटफुली स्पीकिंग, और उसमें सबसे ज्यादा लोग कौन मरते थे? माइनॉरिटीज के लोग मरते थे। तो राइटफुली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो मुस्लिम्स शुड फील मोस्ट सिक्योर अंडर द बीजेपी। सबसे ज्यादा सुरक्षित मुस्लिम्स को भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में महसूस करना चाहिए अपने आप को। तो फिर मुस्लिम कंसोलिडेशन क्यों हो रही है बीजेपी के खिलाफ? गणेश खानकर साहब। नहीं, देखिए, ऐसा है कि उनमें उनकी मजबूरी है। एक तो इलिटरेसी है राजीव जी। मैंने आपसे कहा भी कि देश भर में आज जिस तरह से माहौल बनते जा रहा है, इस देश में दंगे नहीं होते जी, इस देश में दंगे नहीं होते, इससे कई लोगों के रोजगार बंद पड़े हैं साहब जी। स्वाभाविक है, उसका नुकसान तो हमें होने वाला है। इस देश में अब करप्शन पर चर्चा नहीं होती, इस देश में नेताओं के घोटालों पे चर्चा नहीं होती। मैंने वो समय भी देखा है कि 2009 से लेके 12-13 तक, यानी अन्ना हजारे जी जंतर मंतर पर और रामलीला मैदान पर बैठे थे जी। उस समय तक का देश का जो माहौल था, आज वो माहौल कहां पर जाकर रुका है? तो आज ये देश इकोनॉमी की बात करता है, हमारे जीडीपी की बात करता है, हम वहां पर जाकर बैठे। देखिए राजीव जी, दो नेताओं का फर्क मैं क्या आपके सामने रखना चाहता हूं। राहुल गांधी जी नफरत और प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। वे कभी भी देश के जीडीपी के बारे में, उसकी कंपैरिजन के बारे में, दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में कभी अपनी स्पीच में बात नहीं करते। आपने थोड़ा सा महसूस किया होगा, तो इस बात को थोड़ा सा आप सर्च कीजिए। वे कभी भी एक सभा से जब 1 घंटे के बाद दूसरी सभा में भाषण देने जाते हैं, तो जहां पहली सभा में 15,000 करोड़ का घोटाला होता है, वही 1 घंटे के बाद भी उसी कंपनी का घोटाला 30,000 करोड़ का हो जाता है। देखिए, परसेप्शन चेंज हो रहा है। आपने जो बात कही मुझसे, तो मैं कर्नाटक के चुनाव के बाद से एक बात तो जरूर है कि देश में एक बड़े वर्ग को ये संदेश जा चुका है कि यदि आप शांत बैठोगे तो ये नुकसान करने वाले लोग अब अपने उफान पर है, वो आपका नुकसान करेंगे। इस बार जो लोग निकले होंगे, थोड़ा सा याद कीजिए 2019 का, मुझे वो वाकया आज भी याद है सर। सीनियर सिटीजन जो सवेरे चलने के लिए जाते थे, उस दिन नहीं गए सर, वो सीधा पोलिंग स्टेशन पर चले गए जी। और देश के मोस्ट ऑफ यूथ्स, उनका सर्वे बार बार किया जाता है कि भाई देश का युवा क्या चाहता है। जो सारे देश में युवा है, ये अराउंड अबाउट 70% यूथ्स ये मोदी जी को चाहते हैं। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि हाँ, ये अलार्मिंग वॉल है हमारे लिए, ये हमारे लिए बेल बज चुकी है और हमें भी इससे सतर्क होना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जाएंगे, देश के बारे में सोचने की राजीव जी जब बात आएगी, तो लोगों की अपनी सोच की एक पद्धति होती है। ये पोलराइजेशन जितना करना चाहे कांग्रेस के लोग करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं
राजीव जी देखिए, देश की राजनीति में 1985 के बाद एक बड़ा मोड़ आया। देश की राजनीति में जब 1984 में इंदिरा जी की हत्या हुई और जो देश में एक बड़ा स्विंग हुआ, कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी लोकसभा में, जी उसके बाद से लेके 1979 तक, 1989 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, थोड़ा याद कीजिए, यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जन्म उस समय, लेकिन वो जनता दल के साथ मुलायम सिंह यादव थे। उसी के साथ बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का जन्म हो चुका था। जी ममता बनर्जी थोड़ी देर से आई, लेकिन मैं आपको क्यों याद कर रहा हूं कि 99 के चुनाव होते होते मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी पार्टी बना ली, समाजवादी पार्टी, वह राष्ट्रीय जनता दल बन गया। उसके बाद में ममता बनर्जी की पार्टी बन गई। महाराष्ट्र में शरद पवार कांग्रेस से निकलकर अपनी पार्टी में आ गए। देखिए, इन सारे नेताओं के अपने अपने बेस है और ये कभी नहीं चाहेंगे कि अपनी पार्टी को खत्म करके ये कांग्रेस को बड़ा बनने देंगे। ये लोग आज आपसे कहते होंगे कि हम कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस के पुराने लोग जो कांग्रेस को छोड़कर निकले हैं, उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बातें कही है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया, ये सारे नेता आज एक स्टेट के नेता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कभी भी नेशनल लीडर नहीं थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये राहुल गांधी जी की चॉइस थी, क्योंकि गहलोत ने ना कहा, वे नेशनल लीडरशिप में आ गए। ये सारे नेता अपनी वोट बैंक कभी भी कांग्रेस के साथ शेयर नहीं करेंगे। जिस दिन ये चुनाव साथ में लड़ेंगे, इनका वोट शेयर कांग्रेस के साथ चला जाएगा, इनका अस्तित्व राजीव जी खत्म हो जाएगा। But sir, Ganesh ji, Pawar साहब is a cementing factor. You know, you should the underlying threat यही है कि नहीं होगा, but होगा तो क्या होगा? हो गया तो 17% एनसीपी के वोट शेयर, कांग्रेस के 16%, उद्धव सेना का 16 में से कितना परसेंट उनको मिला, एकनाथ जी कितना लेके जाएंगे, वी डोंट नो, बट प्लस प्रकाश अंबेडकर, प्लस आज के तारीख में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मुस्लिम पोलराइजेशन ऑफ वोट्स अगेंस्ट बीजेपी. तो इफ शरद पवार साहब कैन सीमेंट दिस एंटायर ऑपोजिशन इन महाराष्ट्र, यू गॉट अ बिग चैलेंज सर. आपके एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि आपके 26% वोट शेयर जो बीजेपी के हैं, कैसे आप 50% तक लेके आओगे, बिकॉज इनके पास 50% वोट शेयर आ जाएगा एक साथ आने के बाद. इट्स अ चैलेंज गणेश जी. नहीं, मैंने नंबियार जी, मैंने पहले ही कहा कि आप जो बात कह रहे हैं उस बात, ये हमारे लिए अलार्मिंग बेल है और मैं इस बात के आपको स्वीकार भी करता हूं. लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जो शिवसेना हमारे साथ में 140 सीट लेकर भी हमारी नहीं हुई, क्या वो शिवसेना इनके साथ लड़ते समय 90 सीट लेकर शांत बैठेगी या इनकी पार्टी चल पाएगी? ये कहने के लिए आसान होता है नंबियार जी कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बहुत मजबूती से काम कर रही है। ये चुनाव के बाद का अलायंस है। चुनाव के पहले अलायंस करते समय महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 100 सीटें कौन लड़ेगा, इसका निर्णय कोई पार्टी कर सकती है क्या? और बिफोर इलेक्शन क्या ये अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर पाएंगे क्या? कुछ बातों पे आज क्लैरिटी नहीं हो रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे नंबियार जी, इन बातों को क्लियर करते करते इनके आपस की फूट आपको दिखाई देना प्रारंभ होगा। इसलिए मैंने कहा कि आज एक चुनाव का नतीजा आने के बाद में ये कहना आसान है, और मैं आज आपको क्लियर, यानी राजीव जी मेरी इस बात को और नंबियार जी मेरी इस बात को आप लिख कर रखिए जी। देखिए, हर नेता के अपने दिन होते हैं, उनकी अपनी एक ताकत होती है। एक समय था ना कि शरद पवार जी की एक अपनी महाराष्ट्र में ताकत थी, लेकिन उसके बावजूद जब शरद पवार जी कांग्रेस से अलग हो गए, वे कभी भी अपनी पार्टी को 100 के ऊपर लेकर नहीं जा पाए। शरद पवार जी की ताकत उस समय भी यही थी, और आज तो वो मैं उसका एनालाइज करूंगा कि शरद पवार जी किसी को जिताए न जिताए वो पता नहीं है, लेकिन वो हराने की ताकत जरूर रखते थे। उसमें वो शरद पवार जी माहिर खिलाड़ी है। यही उनकी न्यूसेंस पावर है जिसकी नेशनल लेवल पे बातचीत होती थी, और उसी के कारण वे कभी प्रधानमंत्री पद के लिए अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए। उनकी इच्छा बहुत थी, लेकिन वो कभी लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए। आज शरद पवार जी वो हराने की ताकत भी धीरे 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 खोते जा रहे हैं।
यहाँ पर आपने एक मुझसे चीज मैं आपसे बहुत कहूंगा बड़े सर माफ हाँ कीजिएगा सर, माफी। जो आपने अभी परिभाषा दी ना शरद पवार जी की, जो अभी आपने परिभाषित किया शरद पवार जी को, मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि शायद आप भैरव सिंह शेखावत जी की बात कर रहे हैं। भैरव सिंह जी भी कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में पूर्ण बहुमत मिले। ये उनको खुद को बोलते हुए मैंने सुना है। बड़े अच्छे मित्र थे हमारे। सर बोलिए, सर बोलिए। सॉरी, आई हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम सर। जी सर। तो ये आप जो अभी कह रहे, तो ये अभी की जो महाराष्ट्र की राजनीति है, जी यह आप सोचते होंगे तो थोड़ा सा देखेंगे तो धीरे धीरे उद्धव ठाकरे जी को बीच में रखकर चल रही थी, अब वो शरद पवार जी पर आ गई है। शरद पवार जी ने सारी बातें, यानी आप देखेंगे तो अजीत पवार जी की न्यूज चली, अजीत पवार जी के बारे में बाद में उन्होंने रिजाइन दिया है, रिजाइन देने के बाद में शरद पवार जी ने उस रिजाइन को पीछे ले लिया, जबकि ये सारी बातें विदिन पार्टी बात करके वो कर सकते थे। जी शरद पवार जी ने हमेशा की तरह अपने न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने के लिए ये सारा बना बना खेल है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कौन सीएम बनेगा, कौन बनेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन मैं सभी कुछ आज भी तय करता हूं, ये उनको दिखाने का जो मौका था वो उन्होंने पिछले दिनों सान लिया। इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं कि देखिए, शरद पवार जी इतना ही सब कुछ करते तो शायद केंद्र में शरद पवार जी की प्रतिमा आज जो है उससे कई गुना बढ़ जाती। जी आज कांग्रेस जिस तरह की भाषा बोल रही है, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आगे चलकर कांग्रेस भी जिस दिन शरद पवार और उनके पार्टी में टूट पड़ेगी, आपको कांग्रेस की भाषा अलग दिखेगी। ये मैं आज आपको वर्डिक्ट कर रहा हूं नंबियार जी, आप इस मेरी बात को लिख के रखिए और कि दूसरी शरद चीज पवार ये जी है, की ताकत। दुरुस्त बात, और दूसरी चीज ये है कि जैसे जैसे कांग्रेस एक दो और जगह पर जीतेगी तो कांग्रेस की भाषा और बॉडी लैंग्वेज भी अलग हो जाएगी। ये भी है। तो हाँ। कांग्रेस रीजनल पार्टी को नहीं चाहती, जी। जबकि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है। जी। हमारा कोई संबंध नहीं है, कांग्रेस रीजनल पार्टी को नहीं चाहती। इसलिए मैंने कहा कि 1985 से लेकर 1989 तक इस देश में जो जनमत का बंटवारा हुआ, उसके बाद जो पार्टियां बनी, जो सारे नेता, यानी मुलायम सिंह यादव जी आज नहीं रहे, आज लालू प्रसाद यादव जी की स्थिति आप जानते होंगे, ये सारे नेता देखेंगे तो ये नेता मंडल आयोग के बाद की जो राजनीति इस देश में चली उसके प्रोडक्ट है। और कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि ये सारे नेता, उनकी जो सेकंड जनरेशन है वो और बड़ी बने। ये आज मजबूरी है कांग्रेस की, इसीलिए इनके साथ में है, वरना कांग्रेस कभी भी किसी रीजनल पार्टी को बड़ा बनने नहीं देती। ये मेरा आकलन है। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन चलते चलते एक चीज तो है सर, मुस्लिम कंसोलिडेशन तो हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आई थिंक वील टेक इट अप विद यू टुमारो और व्हेनेवर यू कम बैक नेक्स्ट, कि भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम करती है दैट माइनॉरिटीज हैव बीन द सेफेस्ट इन देयर रूल, तो राइटफुली ऑल मुस्लिम्स शुड बी सपोर्टिंग द भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, सीधी सादी बात है, ऐसा फिलहाल नहीं हो रहा है, जिसका खामियाजा आपको कर्नाटक में भरना पड़ा है सर। राइट सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, नमस्कार। वंदे मातरम, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। रियली थैंक यू सर।